नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं आसियान देश क्या है? आसियान कंट्री क्या है? इसकी क्या उपयोगिता है और ये वर्तमान में कितना उपयोगी है साउथ ईस्ट एशियन नेशन के लिए? इसके बारे में हम डिटेल से देखने का काम करेंगे। तो आसियान क्या है ये हम देखते हैं। आसियान क्या है? तो आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन माने कि जब आप भारत की बात करेंगे तो भारत कहाँ स्थित है? भारत आप ग्लोब में देखेंगे तो ग्लोब के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में भी कहाँ? तो पूर्व की ओर, किनारे की ओर, पूर्व दिशा की ओर है। तो कहा जाता है कि पूर्व मतलब कि पूर्व दक्षिण पूर्व देशों का एक क्षेत्रीय संगठन को ही क्या कहा गया? आसियान कहा गया था। उसी टाइप से भारत भी किधर स्थित है? दक्षिण का ग्लोब का दक्षिण में और दक्षिण में पूरब की ओर स्थित है। तो यहाँ पर आसियान से संबंधित कहने का मतलब है कि आसियान में जो दक्षिण पूर्व देश है, उन सारे देशों का एक संगठन बनाया गया था। उसी संगठन का नाम क्या रखा गया था? आसियान रखा गया था। अब इस आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? या आसियान का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आसियान का पूर्ण रूप होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन माने कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का क्षेत्रीय संगठन। ये संगठन किस प्रकार का होगा? तो क्षेत्रीय संगठन होगा। क्षेत्रीय संगठन होगा, इस पे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं होगा। क्षेत्रीय संगठन किन किन देशों का? तो दक्षिण पूर्व में जो स्थित देश है, उन सारे देशों का क्षेत्रीय संगठन का नाम क्या रखा गया था? आसियान रखा गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा में सहयोग करना। एक दूसरे देश को आर्थिक रूप से पिछड़ रहा हो तो या आर्थिक संकट उस देश में उत्पन्न हो गई हो, तो उस स्थिति में दूसरे जो उसके सहयोगी देश है, उस देश द्वारा उस आर्थिक रूप से संकटग्रस्त देश को सहयोग प्रदान करना। राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में भी उस देश को निकटतम देश या सहयोगी देश द्वारा उसे राजनीतिक सलाह देना या राजनीतिक संकट के दौरान उसकी मदद करना, सहायता करना, सहयोग करना। सामाजिक और सुरक्षा के सामाजिक और सुरक्षा के सहयोग के रूप में कहेंगे तो मान लीजिए किसी तटवर्ती देश में कभी मान लीजिए तूफान आ गया, या तो तूफान तो आते रहता है, समुद्र तट से लहरें जब चलती है, तूफान आते रहते हैं, या कोई आपदा घट जाती है, तो इस स्थिति में उसके क्या होता है, जो उसके सहयोगी देश होते हैं, जो क्षेत्रीय संगठन के सहयोगी देश होते हैं, उन देशों द्वारा उसकी क्या किया जाना? मदद किया जाना, उसका सहयोग किया जाना, इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। इन सारे का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था? तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से उसका क्या करना? सहयोग करना। किसका? तो जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश है, उन देशों का जो इस संगठन में शामिल होंगे, उन देशों का सहयोग करना। इसकी स्थापना कब होती है? तो 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना होती है। स्थापना कहाँ होती है? तो बैंकॉक बैंकॉक जो थाईलैंड में है, यहाँ पर इसकी स्थापना होती है। और बैंकॉक घोषणा पत्र, बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से इसकी स्थापना किया जाता है। किसके माध्यम से? तो बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से इसकी स्थापना किया जाता है। किसकी? तो आसियान कंट्रीज की, आसियान देशों की। आसियान देशों के संस्थापक देश कितने थे? आसियान जो कंट्रीज थे, आसियान में कितने? वर्तमान में क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में आसियान में कितने देश है और आसियान के संस्थापक देशों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन हमेशा दो तरह से आता है। एक तो वर्तमान में कितने देश है आसियान में, और एक की आसियान के संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी? तो आप दोनों तरह से आप देख लेना कि आसियान में संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी? 5 थी। 5 कौन-कौन थे? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। कौन-कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। आसियान का ये क्या थे? संस्थापक सदस्य देश थे 5। इंडोनेशिया भी मैप से भी देखने का प्रयास करेंगे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर आखिर ये स्थित कहाँ है? ये मैप से भी अब देखने का प्रयास करेंगे। और वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में इसमें 10 देशों को शामिल किया गया और 2022 में तिमोर लिस्ते को पर्यवेक्षक के रूप में दर्जा दिया गया। संभवतः भविष्य में इसे पूर्ण सदस्य के रूप में भी मान्यता देने की बात हो सकती है। वर्तमान में 2022 में इसे पूर्ण पर्यवेक्षक के रूप में दर्जा दिया गया। किसको? तिमोर लिस्ते को। ठीक है। तो छठा सातवां कौन सा है? तो छठा सातवां हम देखते हैं। तो छठा में ब्रुनोई, उसके बाद वियतनाम, फिर लाओस, म्यांमार,
और इंडोनेशिया। इस प्रकार 10 कितने देश हो गए? 10। आसियान में कितने देश है अभी वर्तमान में? 10 देश है। और किस देश को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया? तो तिमोर लिस्ते को दिया गया। तिमोर लिस्ते को कब दिया गया? तो 2022 में तिमोर लिस्ते को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। भविष्य में इसे पूर्ण सदस्य बनाने की प्रक्रिया के लिए पहले पर्यवेक्षक बनाया जाता है किसी देश को, उसके बाद उसे पूर्ण सदस्य देश के रूप में नामित किया जाता है। ठीक है, तो हम मैप से देखने का काम करेंगे कि आखिर ये 10 देश है कहाँ-कहाँ पे। तो ये आप देखें कि भारत से स्थित कौन-कौन से देश कितने नजदीक है। तो ये भारत का एरिया, ये कौन सा एरिया? यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये एरिया इंडिया का एरिया है। ये एरिया कहाँ पर है? इंडिया वाली एरिया है, ये इंडिया है। कहेंगे आप कि मेरे कहने से इंडिया कैसे होगा? तो भाई ये INDIA, ये इंडिया है। ये बोलेंगे भाई मेरे कहने से इंडिया कैसे हो जाएगा? तो मैं बता रहा हूँ, मेरे कहने से इंडिया कैसे हो जाएगा। मेरे कहने से इंडिया इसलिए ये हो जाएगा क्योंकि ये इंडिया का नजदीक कौन सा देश है? इंडिया से पूर्व में सटा हुआ कौन सा देश है? पूर्व में भारत से सटा हुआ कौन सा देश है? तो म्यांमार है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं म्यांमार, ये मणिपुर अरुणाचल प्रदेश वाली सीमा से बॉर्डर साझा करने वाला है। ये एरिया म्यांमार के साथ टच करता है भारत का। और ये ऊपर वाला एरिया जो है म्यांमार किसके साथ टच करता है? तो थोड़ी एरिया भूटान के साथ करता है और बाकी सारी एरिया किसके साथ टच करता है? तो चाइना के साथ टच करता है। ये वाली एरिया किसके साथ टच करता है? चाइना के साथ टच करता है। ठीक है, ये बाउंड्री साझा करता है चाइना के साथ भी म्यांमार। तो आप देखेंगे कि जो आसियान देश है उनके कौन कौन सा देश है, तो याद करने का तरीका आप देखेंगे कि भारत आप यहाँ देख लिए, भारत से नजदीक कौन है? तो म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार से जस्ट बगल में कौन सा है? तो लाओस है। लाओस के जस्ट नीचे लाओस के नीचे कौन है? तो थाईलैंड है। ठीक है, और थाईलैंड से जस्ट नीचे पूरब की ओर, जस्ट पूरब की ओर कौन सा है? तो कोलंबिया है। ठीक है ना, कोलंबिया के जस्ट पूरब में कौन सा है? पूरब में वियतनाम है, वियतनाम है। और जब वियतनाम खत्म होता है तो जहां से पूछिए आप देख रहे होंगे कि इसका नीचे जो समुद्र की ओर आया हुआ एरिया है, ये नीचे की ओर आने वाला एरिया क्या है? तो मलेशिया है। मलेशिया जस्ट किसके ऊपर है? तो सिंगापुर के ऊपर है। सिंगापुर किसमें बैठा हुआ है? तो इंडोनेशिया का ऊपर में बैठा हुआ है, एक छोटू सा देश है ये। हाँ, सिंगापुर। सिंगापुर हाँ इंडोनेशिया के उत्तर में स्थित है। और सबसे ऊपर में चल जाएंगे अब, किसके ऊपर में चल जाएंगे? तो फिलीपींस के बगल में चल जाएंगे, नीचे फिलीपींस के नीचे, और मलेशिया के पूरब की ओर। तो मलेशिया के पूरब की ओर जाएंगे तो कौन सा देश है? ब्रुनोई। ब्रुनोई, ठीक है ना, ब्रुनोई। ब्रुनोई अपना नाम बदल दिया अभी, दारुसलम के नाम से इसने अपना नाम रख दिया, ब्रुनोई जिसे कहा जाता था। ठीक है ना, अब ब्रुनोई से ऊपर जाएंगे, किसके ऊपर? तो ब्रुनोई के जस्ट ऊपर जाएंगे उत्तर की ओर, तो कौन सा देश मिलता है? फिलीपींस। इस प्रकार हमने देखने का प्रयास किया है कि देशों की आकृति कहाँ कहाँ पे स्थित है। यदि आप देखेंगे तो भारत से सीमावर्ती देश में देखेंगे तो भारत से सटे हुए देश कौन सा है? म्यांमार। म्यांमार के जस्ट बगल में देखेंगे तो लाओस। लाओस के बगल में देखेंगे तो वियतनाम। वियत के नाम के बगल में देखेंगे तो थाईलैंड। थाईलैंड के नीचे आएंगे तो कंबोडिया। उसके नीचे आएंगे तो मलेशिया। और उसके नीचे आएंगे तो सिंगापुर। और उसके नीचे आएंगे तो इंडोनेशिया। और उसके जस्ट ऊपर में जाएंगे तो मलेशिया के ऊपर में, या तो इंडोनेशिया से जस्ट ऊपर जाएंगे तो ब्रुनई दारुसलम जिसे कहा जाता है। और उसके सबसे ऊपर जाएंगे तो कौन सा हो गया? फिलीपींस। फिलीपींस आप कहेंगे तो मनीला जिसकी राजधानी है। तो इस प्रकार हमने मैप से देखने का प्रयास किया है ये किसको? आसियान देशों को। ठीक है ना, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय है इंडोनेशिया के जकार्ता में। जकार्ता क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। यहीं पे क्या है? तो आसियान देशों का मुख्यालय। इसका उपदेश क्या था? आसियान देशों का उपदेश क्या था? इसका एम्स कहेंगे, या तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इससे आखिर ये आसियान का गठन किया गया था, तो इसने क्या ऑब्जेक्टिव लेकर के इसका गठन किया गया था? किस ऑब्जेक्टिव के तहत इसका गठन किया गया था? तो इसका गठन करने का उद्देश्य था, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। माने कि दक्षिण पूर्व देशों के बीच में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, एक देश से संबंधित दूसरे देश को आर्थिक सहयोग करना, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखने में सहयोग करना, सदस्य देशों के बीच में राजनयिक सहयोग,
स्थापित करना, जो सदस्य उसके जो देश उसमें सहयोगी हैं, जो संगठन के सदस्य बन जाए, उसे क्या करना राजनीतिक सहयोग देना, व्यापार और निवेश को बढ़ाने में भी ये इसका उद्देश्य था कि व्यापार और निवेश बढ़े और सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षणिक सहयोग करना, एक दूसरे देशों में सांस्कृतिक और सामाजिक और शैक्षणिक सहयोग करना, माने कि शैक्षणिक स्थिति यदि किसी देश का खराब है तो वहाँ के बच्चों को अपने देश में या तो उसी देश में अच्छे इंस्टीट्यूट बनाने का काम करना, किसका तो क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य देशों का, ठीक है ना। बड़े शक्तिशाली देशों के प्रभाव से सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इनका निर्माण किया गया था, सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि बड़े देश जो है पश्चिमी देशों जैसे कि अमेरिका, कनाडा या फ्रांस, ये सब जो देश है, ये बड़े देश है, तो इसके क्या करना बड़े देशों के प्रभाव से सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना, अपने आप को क्या करना क्षेत्रीय समूह में बना करके रखना और आपसी व्यापार करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। आसियान के प्रमुख स्तंभ कौन-कौन से हैं? नोटिस करेंगे कि आसियान के 3 प्रमुख स्तंभ बताए जाते हैं। 3 प्रमुख स्तंभ बोले तो 3 पिलर्स ऑफ आसियान, 3 पिलर्स ऑफ आसियान। आसियान के कितने स्तंभ हैं? 3 है। कौन-कौन से हैं? तो पहला है एपीएससी। एपीएससी इसका पूर्ण रूप होता है आसियान आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी और कम्युनिटी, माने शांति, सुरक्षा और कूटनीतिक सहयोग स्थापित करना। माने संगठित जो जो इस संगठन के जो देश होंगे, जो क्षेत्रीय सहयोग के संगठित देश होंगे, उसके बीच में शांति, सुरक्षा और कूटनीतिक सहयोग स्थापित करना इसका पहला स्तंभ माना गया था, रखा गया था। दूसरा स्तंभ क्या माना गया था? एईसी। एईसी क्या है? तो एईसी है आसियान इकोनॉमिक, ई फॉर इकोनॉमिक्स और सी फॉर कम्युनिटी, माने कि मुक्त व्यापार, निवेश, एकीकृत बाजार को चालू करना। और इसका औपचारिक रूप से कब चालू किया गया था? 2015 में औपचारिक रूप से चालू किया गया। आसियान कंट्री के बीच में क्या किया गया? मुक्त व्यापार और निवेश और एकीकृत बाजार को, माने कि एकीकृत बाजार जहाँ पे जरूरत होगा वहाँ पे जा करके सामानों को बदलना, खरीदना या बेचना, आयात करना या निर्यात करना 2015 में औपचारिक रूप से इसका क्या किया गया था? शुरू कर दिया गया था। ये इसी के तहत, इसी माने आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है। अब तीसरा क्या था? तो आसियान सोशियो कल्चर कम्युनिटी, ठीक है ना। कल्चर कम्युनिटी माने ASCC, ASCC आसियान सोशियो कल्चरल और कम्युनिटी माने शिक्षा, सोशियो माने शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक पर्यावरण को बढ़ावा देना। 3 पिलर्स ऑफ आसियान, APSC, AEC और ASCC, ये 3 पिलर ऑफ आसियान थे। 3 पिलर आसियान के प्रमुख माने जाते थे। शांति, सुरक्षा और कूटनीतिक सहयोग करना, मुक्त व्यापार, निवेश, एकीकृत बाजार के लिए 2015 में औपचारिक रूप से चालू कर देना आसियान देशों के बीच में, और शैक्षणिक रूप से और स्वास्थ्य संबंधित सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे देशों के बीच में तालमेल बैठाना इसका मुख्य उद्देश्य माना गया था। आसियान और भारत, अब देखेंगे कि भारत के साथ आसियान का क्या संबंध है? क्या भारत भी आसियान का सदस्य है? ये क्वेश्चन हमेशा आता है, क्या भारत भी आसियान का सदस्य है? इसका आंसर होता है नहीं, भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत आसियान का रणनीतिक साझेदार है। ना ही ये संस्थापक सदस्य है और ना ही पूर्ण रूप से सदस्य है और ना ही पर्यवेक्षक है ये। आसियान का भारत किसी भी तरह से सदस्य नहीं है, लेकिन साझेदार, रणनीतिक साझेदार, क्योंकि भारत सभी इन जो दक्षिण पूर्व देशों के साथ सभी के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं, इसीलिए आसियान देश क्योंकि दक्षिण पूर्व वाले देश ये आसियान का सदस्य है, तो सारे देश मिल करके भारत को क्या है रणनीतिक साझेदार मानते हैं, आसियान का रणनीतिक साझेदार मानते हैं। और भारत जो है आसियान का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार देश माना जाता है। आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है। आसियान के साथ भारत जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है, माने कि एफटीए करता है, माने मुक्त व्यापार से इनके साथ करता है, भारत के साथ इनके इन सारे देशों का मुक्त मुक्त व्यापार होता है, फ्री ट्रेड होता है, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं वसूला जाता है या नहीं लिया जाता है, या लिया भी जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से न क्या कहते हैं क्या लिया जाता है न नॉर्मल, यह तो बहुत नाम मात्र का शुल्क लिया जाता है। तीसरा क्या करता है भारत इसके साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य आधार मानता है, मतलब भारत की पॉलिसी क्या है
ईस्ट की ओर देखो, भारत की पॉलिसी है कि पूरब की ओर देखो। सबसे बड़ी पॉलिसी भारत की पूरब की ओर देखो, यह तो ईस्ट पॉलिसी का मुख्य आधार है। जब हम पूरब की ओर देखते हैं तो पूरब में ही ये सारे देश हमें दिखाई देते हैं, चाहे म्यांमार हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे लाओस हो, चाहे कंबोडिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे म्यांमार हो, ये म्यांमार हो, ये सारे देश हमें किस ओर दिखाई देते हैं, या सिंगापुर हो, सारे के सारे हो पूरब की ओर दिखाई देते हैं, ठीक है ना। और हमारी पॉलिसी क्या है कि ईस्ट की ओर देखो, और ईस्ट की ओर जितने भी देश है उसके साथ फ्री ट्रेड करने की हमारी पॉलिसी रही है, ठीक है ना। तो हमारे आसियान के सदस्य ना होने के बावजूद भी ईस्ट में जितने भी देश है उसके साथ हम क्या करते हैं, एफटीए करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हुए हैं और फ्री ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। पूर्वोत्तर भारत के विकास में आसियान की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत का हम विकास करना चाहते हैं और पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए आसियान देशों के भी सहयोग लेने की हमें जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम कम्बोडिया होकर के या फिर कम्बोडिया होकर के या म्यांमार के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं होंगे, तो हम अरुणाचल प्रदेश हो या मणिपुर हो या नागालैंड हो, तो इसके ऊपर के जो है घुसपैठियों की अतिरिक्त प्रबल संभावना बन जाती है। लेकिन जब इन देशों के साथ अच्छे संबंध होते हैं, तो ये हमें क्या करते हैं, शैक्षणिक रूप से भी और सामरिक रूप से भी हमें सहयोग करते हैं। ये इतिहास भी गवाह है कि मैं जब-जब हमारे देश में घुसपैठियों का आक्रमण म्यांमार की ओर से हुआ है, तब-तब म्यांमार ने हमें अपनी सीमा में घुस करके उन घुसपैठियों को मारने की खुली छूट दे रखी है। तो इन आसियान देशों के साथ हमारे जो है संबंध बहुत ही अच्छे और घनिष्ठ संबंध रहे हैं। आसियान का भविष्य अब देखेंगे, क्या आखिर आसियान का भविष्य क्या है? फ्यूचर ऑफ आसियान कह सकते हैं कि फ्यूचर ऑफ आसियान भविष्य क्या है इसका? तो इसको प्रोस्पेक्ट के रूप में हम देखते हैं कि आसियान का जो है अवसर क्या है अभी आसियान के लिए, तो विश्व का उभरता हुआ आर्थिक केंद्र माना जा सकता है आसियान को। क्योंकि जब पूर्व की ओर ये जितने भी देश है ये क्या कर रहे हैं, अभी विकसित अवस्था में नहीं हुए, विकासशील अवस्था में है। तो जब विकासशील अवस्था में है तो ये विश्व का आर्थिक केंद्र बना जा सकता है। यदि ये देश सब आपस में मिल करके एक दूसरे का सहयोग करके यदि कोऑपरेटिव भावना से चलेंगे, तो ये विश्व का सबसे उभरता हुआ केंद्र बन सकता है। चीन भारत के बीच संतुलनकारी भूमिका भी निभाने का काम करता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था और ग्रीन एनर्जी में ये सारे देश एक दूसरे का सहयोग करके ग्रीन एनर्जी डेवलप कर सकते हैं, डिजिटल अर्थव्यवस्था को अपना सकते हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक महत्व है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है, इंडो पैसिफिक बोले तो इंडियन, जैसे कि भारत के नीचे का जो है हिंद महासागर, ये जो हिंद महासागर है, इसी हिंद महासागर को क्या कहा जाता है, इसी हिंद महासागर को कहा जाता है इंडो पैसिफिक, ठीक है ना। तो इस इंडो पैसिफिक में, हिंद महासागर में किसका प्रभुत्व हो सकता है, तो भारत सहित जितने भी ये देश है, इन सारे देशों का इस पर क्या हो सकता है, प्रभुत्व हो सकता है। मतलब कि इन सारे देशों का संगठन जो है, इन सारे देशों के संगठन का मजबूती से रहने से, आपस में तालमेल बना करके रहने से हिंद महासागर में इसकी क्या हो सकती है, रणनीतिक महत्व अधिक बढ़ सकती है, इंडो पैसिफिक में बढ़ सकती है, ठीक ना। लेकिन वर्तमान में कुछ इसकी चुनौतियां भी है। चुनौतियां हैं, चैलेंजेस क्या है, तो दक्षिण चीन सागर विवाद में हमेशा बना रहता है। दक्षिण चीन सागर जो है, दक्षिणी चीन सागर, चीन कहता है कि सेवन पिक जो है वो सात सेवन पिस हमारे क्षेत्र में आता है, दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र में आता है। इसलिए चीन कहता है कि जो फिलीपींस वाला एरिया है वो हमारे क्षेत्र में आता है। यही चुनौती जो है कि आसियान देशों के साथ बना रहता है। म्यांमार में भी राजनीतिक संकट की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि म्यांमार में जो है अभी वर्तमान में भी म्यांमार में लोकतांत्रिक व्यवस्था ना होकर के सैनिक व्यवस्था चल रही है। तो ये स्थितियां जो है क्या कहते हैं, आसियान देशों के साथ बहुत बड़ी विडंबना है कि आसियान का संगठन होना, आसियान का क्षेत्रीय संगठन होने के बावजूद भी इसके जो सर्कल के देश है, इसमें क्या है, तो राजनीतिक उठापटक बनी हुई है। चीन के बढ़ता प्रभाव भी इन क्षेत्रों में बहुत ही अस्थिरता उत्पन्न कर देती है। सदस्य देशों में आर्थिक असमानता भी बनी हुई है। आर्थिक असमानता कैसे बनी है, तो थाईलैंड में अधिक, सिंगापुर में अधिक रिचता, अधिक धनवान है, तो लाओस में निर्धनता है। तो ये जो आर्थिक स्थिति जो है ना, देशों के बीच में भी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही असमानता की स्थिति बनी हुई है। इसलिए एक दूसरे से मेल मिलाप करना, एक दूसरे से व्यापार करने में भी इन देशों को
बहुत कठिनाई होती है इन एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने में भी ये संकोच महसूस करते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि इन देशों के साथ में चाइना आकर के व्यापार कर लेता है। तो व्यापार जब चाइना के साथ कर लेते हैं तो इनकी जो आपसी तालमेल रहती है वो गड़बड़ा जाती है, वो आपसी तालमेल खराब हो जाती है। तो इस प्रकार हम मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे वीडियो में, हमारे वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।